हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। पहले वीडियो में हमने स्टडी किया था ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड आज हम स्टडी करेंगे कि जो ब्लड है वो कैसे क्लॉट होता है। जब हमारी बॉडी में कहीं इंजरी हो जाती है, ब्लड बाहर आता है, तो वो ब्लड कैसे क्लॉट होता है। ठीक है, जब हमें कहीं कट लगता है, ब्लड निकलता है, थोड़ी देर बाद फिर वो ब्लड आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो उसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे ब्लड क्लॉट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, कौन कौन से पाथवे हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में होते हैं, वो आज हम सभी स्टडी करेंगे। तो जो ब्लड क्लॉटिंग है, इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सेकंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन कैसे होती है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर दो तरह से बनता है। इसकी फॉर्मेशन के दो पाथवे हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो बनता है वो दो तरीके से बनता है, दो पाथवे हैं इसकी फॉर्मेशन के, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे कब चलता है, जब हमें एक्सटर्नली कहीं इंजरी हुई है। ठीक है, हमारे टिश्यू डैमेज हुआ है, उसके बाद ब्लड वेसल में कहीं इंजरी हुई है। ठीक है, वो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे अकर व्हेन देयर इज इंजरी टू ब्लड वेसल एंड सराउंडिंग टिश्यू। जब सराउंडिंग टिश्यू और ब्लड वेसल को कोई इंजरी होती है। ठीक है, जब मानो कोई कट लगता है, कट क्या हमारी स्किन के थ्रू होके जाता है और वो किसको डैमेज करता है, टिश्यू को और ब्लड वेसल को। ठीक है, जैसे ही कोई सराउंडिंग टिश्यू या ब्लड वेसल डैमेज होता है, तो वो इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज करता है, इंजर्ड टिश्यू रिलीज करता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। और ये कॉम्प्लेक्स है जो कि किस चीज़ का बना हुआ है, लाइपोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स का। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में, हमारे टिश्यू में कहीं इंजरी होती है, ठीक है, हमारे मान लो कोई कट लग गया हमारे टिश्यू में, तो वो सबसे पहले क्या रिलीज करता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ये है थर्ड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और ये कॉम्प्लेक्स है जो किस चीज़ का बना हुआ है, लाइपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का। अब ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये इनएक्टिव 10th ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को, जो कि स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर है, उसको एक्टिवेट करता है अलोंग विद फैक्टर 7 एंड कैल्शियम। ठीक है, फैक्टर 7 है स्टेबल फैक्टर और प्रो कन्वर्टिन। ये थर्ड फैक्टर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है अलोंग विद 7 एंड कैल्शियम भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फैक्टर 10 है वो कैसे एक्टिवेट होता है, विद द हेल्प ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन विच इज अ थर्ड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एंड फैक्टर 7 एंड कैल्शियम। अब ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10th ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10th ये क्या करता है, अलोंग विद फैक्टर 5 जो कि लेवाइल फैक्टर है, कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड, दे फॉर्म द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो दिस इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे। व्हेन हमारी बॉडी में हमारे टिश्यू को इंजरी होती है, ब्लड वेसल को इंजरी होती है, तब एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है, मीन्स एक्सटर्नल इंजरी हुई है। ठीक है, टिश्यू डैमेज हो, उसके साथ ही ब्लड वेसल डैमेज हो गया, तो क्या होता है, इंजर्ड टिश्यू रिलीज करता है थर्ड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर विच इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। देन दिस third blood clotting factor along with factor 7 and calcium they activate the inactive factor 10, which is then activated factor 10, they along with calcium and factor blood clotting factor 5 they form the prothrombin activator. This is prothrombin activator. नेक्स्ट है हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे कब ऑपरेट होता है, जब हमारा ब्लड वेसल डैमेज हो चुका है और जो ब्लड है वो कोलाजन के कांटेक्ट में आता है। कोलाजन क्या है, कोलाजन जो है वो ब्लड वेसल की वॉल में प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल की वॉल की स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, मींस ब्लड वेसल की वॉल कौन सी प्रोटीन से बनी हुई है, कोलाजन प्रोटीन से। कोलाजन कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल की वॉल में। जब ब्लड वेसल डैमेज हो गया और ब्लड कोलाजन के कॉन्टेक्ट में आता है, तब एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है। ठीक है, तब इंट्रिंसिक पाथवे चलता है। और एक्सट्रिंसिक पाथवे कब चलता है,
जब हमारे टिश्यू डैमेज हुआ है या हमारा ब्लड वेसल डैमेज हुआ है, ठीक है, तब एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है। और इंट्रिंसिक पाथवे कब चलता है? जब जो ब्लड है वो कोलेजन के कांटेक्ट में आता है। इंजर्ड ब्लड वेसल के कोलेजन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तब चलता है इंट्रिंसिक पाथवे। जैसे ही ब्लड कोलेजन के कांटेक्ट में आता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 12, इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 12 इज ऑल्सो कॉल्ड हेगमैन फैक्टर, सरफेस फैक्टर और कॉन्टैक्ट फैक्टर, ठीक है। इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं और ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और साथ ही में ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी रप्चर हो जाते हैं। जैसे ही ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं वो रप्चर होते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं? फॉस्फोलिपिड्स एंड फैक्टर 3। फैक्टर 3 क्या था? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब जैसे ही फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है, ये क्या करता है? फैक्टर 11 को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। क्या करता है? फैक्टर 12 अलोंग विद फ्लेचर एंड फिट्जराल्ड फैक्टर, ये क्या करते हैं? फैक्टर 11 को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। फैक्टर 11 कैसे एक्टिवेट होता है? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 12 एंड फ्लेचर एंड फिट्जराल्ड फैक्टर। अब ये फैक्टर 11 ये क्या करता है? ये फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है अलोंग विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस। नाउ दिस एक्टिवेटेड फैक्टर 9 इट एक्टिवेट द फैक्टर 10 अलोंग विद फैक्टर 8 एंड कैल्शियम, ठीक है। ये जो स्टेप था ये एक्सट्रिंसिक पाथ में भी था, ठीक है। जो फैक्टर 10 की एक्टिवेशन वो कैसे हो रही थी? वो हो रही थी विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 7 कैल्शियम एंड फैक्टर 3। लेकिन यहाँ पे ये जो 10th फैक्टर है इसकी एक्टिवेशन कैसे हो रही है? इसकी एक्टिवेशन हो रही है अलोंग विद फैक्टर 9, 8 एंड कैल्शियम आयंस। अब ये इनएक्टिव था, ये क्या हो गया? ये एक्टिवेटेड हो गया। अब एक्टिवेटेड फैक्टर 10th सेम एज इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये जो 10th एक्टिवेटेड 10th फैक्टर है ये अलोंग विद फॉस्फोलिपिड्स फैक्टर 5 दे फॉर्म द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। ये सेम है एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी और इंट्रिंसिक पाथवे में भी। ये जो प्रोथ्रोम्बिन लास्ट 10th फैक्टर से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन सेम है दोनों में ही। कैसे होती है? जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है वो कंबाइन करता है फैक्टर 5 के साथ एंड कैल्शियम आयन के साथ एंड दे फॉर्म द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर अलोंग विथ फॉस्फोलिपिड्स। सो दिस इज द पाथवे for the formation of prothrombin activator with the help of intrinsic pathway and extrinsic pathway. नेक्स्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये सेकंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, किसकी हेल्प से? जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना है, ठीक है, चाहे वो एक्सट्रिंसिक पाथवे से बना है चाहे वो इंट्रिंसिक पाथवे से बना है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है इसका क्या काम है? ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। थर्ड स्टेप क्या है? कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन, ठीक है। थर्ड स्टेप है कि जो फाइब्रिनोजेन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस थ्रोम्बिन, विद द हेल्प ऑफ दिस थ्रोम्बिन, ठीक है। क्या हुआ? ये जो फाइब्रिनोजेन था ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ये ब्लड के प्लाज्मा में ब्लड में प्रेजेंट होती है फाइब्रिनोजेन, ठीक है। इनएक्टिव प्रोटीन है, लेकिन थ्रोम्बिन क्या करता है? इसको एक्टिव फॉर्म में, जब तो ब्लड क्लॉट नहीं होना है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ब्लड बॉडी में प्रेजेंट है तो ये प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज फाइब्रिनोजेन। जैसे ही इसको सिग्नल आता है कि क्लॉटिंग इंजरी हो गई है, क्लॉटिंग होनी है, तो ये फाइब्रिनोजेन विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड टू फाइब्रिन मोनोमर, ठीक है। एक्टिव फॉर्म में फाइब्रिन मोनोमर बन जाता है और ये फाइब्रिन मोनोमर विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 13 जो कि फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है इसकी पॉलीमराइजेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फाइब्रिन मोनोमर सिंगल थ्रेड है फाइब्रिन, ठीक है, प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन से कन्वर्ट हुई है फाइब्रिन में। अब ये सिंगल प्रोटीन से कैसे पॉलीमराइज करती है? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 13 विच इज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो कि इसकी पॉलीमराइजेशन करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन थ्रेड्स में। जैसे ही ये फाइब्रिन थ्रेड्स बनते हैं ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये फाइब्रिन थ्रेड्स क्या करते हैं? ये सॉफ्ट क्लॉट, स्टार्टिंग में ये सॉफ्ट क्लॉट बनाते हैं, ठीक है। इनमें वीक कोवलेंट बॉन्डिंग है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जैसे थोड़ा टाइम हो जाता है तो ये सॉफ्ट क्लॉट कन्वर्ट हो जाता है हार्ड क्लॉट में,
मीन्स अभी इन फाइब्रिन मोनोमर्स की क्रॉस लिंकिंग होना शुरू हो जाती है, पॉलीमराइजेशन होना शुरू हो जाती है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग इनके बीच में एस्टैब्लिश हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसएमिटेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।